Hello, sir. How are you? Yes, everything is fine. कैसे हैं आप लोग? So again, sir, today we will learn income taxation classes पे और new chapter is going to start. So we have already covered the basic of income tax, residential status. The last classes we have covered income exempted from tax, right? Now agriculture income क्या है? Since अपने लोग पढ़े थे, अगर आप लोग को याद होगा लास्ट क्लास में अंडर सेक्शन 10(1) में इफ एनी पर्सन receive agriculture income from a land situated within India from the agriculture operation would be exempt under section 10(1) पे जो सेक्शन 10 ऑफ इनकम टैक्स है वो बेसिकली एग्जेम्पशंस के बारे में बताता है। सबसे पहला एग्जेम्पशन क्या है सर? एग्रीकल्चर इनकम। तो वो एग्जेम दिया जाता है बट प्रैक्टिकली एग्जेम नहीं है सर। तो इंडिया में हम लोग का मतलब कि जो बेसिक है, जो इंडिया जाना जाता है बेसिक सोर्स ऑफ इंडियन इनकम जो है वो आता है सर एग्रीकल्चर से, दैट इज फार्मर प्रोडक्शन। तो वी आर बेसिकली एग्रीकल्चर लैंड नेशन आप बोल सकते हो। टेक्नोलॉजी उतना ज़्यादा एडवांस नहीं है लेकिन अपने लोग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के मामले पे काफ़ी ह्यूज प्रोडक्शन देते हैं। बट अभी जैसा सिचुएशन चल रहा है सर, फार्मर हेजिटेशन फॉर द लास्ट 6 मंथ से चल रहा है एंड आई डोंट नो वो कब तक एंड होगा नहीं होगा, आई डोंट नो सर। लाइक जैसा सिचुएशन चल रहा है कि यही एक सेक्टर था, यकीन मानिए आई बिलीव कि जब आपका रजिस्ट्रेशन के टाइम में आपका लास्ट ईयर जैसे ही लॉकडाउन स्टार्ट हुआ यानी एवरी सेक्टर इज डिक्लाइनिंग, एवरी सेक्टर सर नेगेटिव में था, वहाँ से कोई इनकम जनरेट नहीं हो रही थी बिकॉज लॉकडाउन ह्यूज हो गया था, पूरा सर ग्लोबल पैंडमिक हो गया। नाउ वी हैव सो फार रिकवर बट स्टिल इंडिया इज नॉट, सब देश ऑलमोस्ट रिकवर हो चुके हैं सर, ठीक है सर। तो सीन यहाँ पे ये है कि सिर्फ वाहिद एक ऐसा सेक्टर था एग्रीकल्चर जहाँ तक मुझे याद है प्लस 3.23% वहाँ पे ग्रोथ था एट दैट टाइम। और आज सर हालत ऐसी है कि हर एक सेक्टर नेगेटिव में चल रहा है और इंडिया इज लाइक आपका रिवाइविंग नाउ। अब वो रिकवरी फेज में है बट स्टिल एग्रीकल्चर का बहुत हालत ख़राब है। और यहाँ पे सर एग्रीकल्चर का इनकम को एग्जेम किया गया है, लेकिन अपने लोग आज यकीन मानिए पूरा वीडियो को अच्छे से देखिएगा, पूरा शुरू से लेकर आगे तक मैं आपको बताऊंगा कि कितना बड़ा धोखाबाजी या कितना बड़ा मिस इंटरप्रिटेशन हो रहा है एग्रीकल्चर इनकम को लेके। एग्रीकल्चर इनकम को एग्जेम्प्ट बोला गया बट प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट एग्जेम्प्टेड, वो एग्जेम्प्टेड नहीं है, देयर आर लूप होल्स कहीं पे। वो लूप होल्स मैं आपको इस पूरे वीडियो में बताऊंगा, पूरे A to Z तक दिखेगा, ठीक है। एंड से मैं आपको समझाऊंगा कि एक्चुअल में एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्टेड नहीं है, एग्जेम्प्टेड लिखा है लेकिन जब उसका टैक्सेशन अपने लोग पढ़ेंगे कि कैसे करके एग्रीकल्चर इनकम अगर रहा तो टैक्स कैलकुलेट करते ना, वहाँ पे एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर में भी टैक्स होती है। क्लियर है? तो सर स्टार्ट करते हैं सर, चलिए अपने लोग एग्रीकल्चर इनकम पे। तो सर एग्रीकल्चर इनकम क्या है? अगर आप लोग इनकम एग्जेम्प्टेड में अगर आप लोग पढ़े होंगे जो हमारा प्रीवियस क्लास में हुआ था सर, एक बार आप चेक करें, मैं आपको दिखाता हूँ। यस दिस इज, आप लोग देख पा रहे हैं ना? देख पा रहे हैं तो पढ़िए सर क्या लिखा है। सेक्शन 10 enlists the various income which are exempt from tax does not form part of total income of the SSE. These are what? Number 1 that is 10(1) सेक्शन में सर एग्रीकल्चर इनकम है। क्या है? इनकम अर्न फ्रॉम एग्रीकल्चर ऑपरेशन from agriculture land situated within India is exempted from tax। तो यहाँ पर दो वर्ड है सर, दो वर्ड क्या है बताइए? एक वर्ड हो गया सर एग्रीकल्चर ऑपरेशन और दूसरा वर्ड हो रहा है सर फ्रॉम द लैंड एग्रीकल्चर लैंड। कौन सा लैंड? एग्रीकल्चर लैंड एंड विच इज सिचुएटेड विद इन इंडिया। मतलब अगर आपका नेपाल में कोई एग्रीकल्चर लैंड है, वहां से अगर आप फार्मिंग वगैरह कर रहे हो या फिर किसी और के थ्रू करवा रहे हो और उससे आप इनकम जनरेट करोगे, राइट, तो वो इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा बिकॉज द लैंड इज नॉट सिचुएटेड विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ इंडिया इज नेपाल। वहाँ पर इंडियन करेंसी चलता है लेकिन फिर भी वो अलग देश है, अलग कंट्री है, तो हमारा उस पर वो कंट्रोल नहीं है, वो विद इन इंडिया के अंदर नहीं आता है, ठीक है। तो सर वो टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन हमें यहाँ दो चीज़ पढ़ना है अच्छे से इस चैप्टर में, एग्रीकल्चर ऑपरेशन क्या है और एग्रीकल्चर लैंड क्या है। क्लियर है? चलिए तो सर ये हमारा चैप्टर है, काफ़ी छोटा सा चैप्टर है सर, काफ़ी इजी चैप्टर है, ठीक है।
इट विल नॉट टेक मच लॉन्ग, ये ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप लोगों को मज़ा आएगा, समझ में आएगा। और थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ वगैरह पे ना थोड़ा, ठीक है, क्या ऐसा सेक्टर है जहाँ पे लाइक अपने लोग को जो अनाज मिल रहा है वो फार्मर से है, उन्हीं लोग का हालत, उन्हीं लोग का अवस्था आज ऐसा रहता है, इज़ नॉट गुड। आप इंडिया के अलावा किसी और देश में जाइए, मतलब ये बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये सबको भी छोड़ दीजिए, बिकॉज फॉर द डेवलपिंग, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में इज़ ऑल्सो लाइक, वहाँ पर भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी, वहाँ पर भी जाके देखिए फार्मिंग वगैरह होता है, ये जितने फार्मर है दे आर इन गुड शेप पे सब। खैर जो है ऐसा है सर, देखिए कब तक चेंज होता है सर। चेंज मैं करूँगा सर, मैं चेंज नहीं कर सकता सर, आधा एज गुजर गया, आधा बाकी है, ऑलमोस्ट हाफ आई हैव लिव्ड माई लाइफ। ये जो चेंज जो करने वाला एज होता है ना लाइफ में, आई गेस इट इज फ्रॉम 20 to 35 आई वुड से, यही थोड़ा सा रिवॉल्ट वाला जोश रहता है। अभी आप लोग यंग हैं, एनर्जी है, रिवॉल्ट करने की क्षमता रखते हैं, नहीं हो पाएगा। वंस ग्रेजुएशन पास आउट हुए, एक दो साल के बाद में जब लाइफ का प्रेशर पड़ेगा आप लोग के ऊपर में भम, तब उसके बाद ये सब चीज झमेला वगैरह ये सब से आप दूर रहोगे। हाँ, अगर पॉलिटिशियन वगैरह माइंडसेट है, कुछ करना है पार्टी पॉलिटिक्स, फिर आगे, अदरवाइज ये थोड़ा सा कम हो जाता है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ नहीं होता हूँ, और ये आपको मैं डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ, बट ये थोड़ा सा कम हो जाता है, बिकॉज लोग अपनी ही लाइफ में, अपने ही करियर में शादी करना है, एक अपनी ही लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं ना कि वो सोसाइटी के ऊपर में जो उनको करना चाहिए, का कर्तव्य है, नाइस वर्ड, वो नहीं हो पाता, ठीक है। बट आप लोग करिएगा, मुझे आपसे उम्मीद, और मैं हूँ ना, मैं सपोर्ट करूँगा, ठीक है, मैं हूँ ऑलवेज, याद रखिएगा। पढ़िए सर, तो एग्रीकल्चर ऑपरेशन अपने लोगों को पढ़ना है, और एग्रीकल्चर का लिटरल मीनिंग क्या है सर। तो एग्रीकल्चर का मतलब अगर आप लोग जानते हैं वही सिंपल है ना, सिंपल में क्या रहेगा सर, तो बताता हूँ। सिंपल में क्या रहता है सर, जैसा कि एक फार्मर है, ठीक है, वो फार्मर क्या करता है सर, उसके पास एक जगह है, उस जगह में ये फार्मर खेती करता है, ठीक है। अब यहाँ पे एग्रीकल्चर इनकम का मीनिंग सिर्फ एक नहीं है, इससे ज़्यादा भी है, आपको बताऊंगा क्या क्या। अभी अभी जो बेसिकली जो आप लोग सोच रहे हो ना एग्रीकल्चर का मतलब, जो आपका माइंड में है ना, वही है, ठीक है। थोड़ा उसको एक्सप्लेन करना ज़रूरी है कि कहाँ तक ये इनकम को अपने लोग एग्रीकल्चर इनकम बोलेंगे। तो सपोज ये उसका लैंड है, ये उसका ज़मीन है, जिसके ऊपर में काफ़ी मारा मारी होती है सर, के ऊपर में काफ़ी प्रॉब्लम होता है, ये उसका सर लैंड है, ये का लैंड है, यहाँ पे सर वो फार्मिंग कर रहा है। अब वो फार्मिंग करके यहाँ से सीड बाई करके इसमें डालता है, इसमें फर्टिलाइजर डालता है, ठीक है, इसमें आपका वाटर प्लस और भी डिफरेंट चीज़ें डाल के ये इसको उगाता है, ठीक है। सीड से ये इसको ग्रेन में कन्वर्ट करता है, और यही ग्रेन आउट ऑफ वीट या फिर अदर जो है और भी डिफरेंट जो ग्रेन्स वगैरह है उसमें ये कन्वर्ट होती है, क्लियर है। अब ये कन्वर्ट करके ये फार्मर क्या करता है, ये फार्मर करके इसको मार्केट में लेके जाता है, क्लियर है। दिस इज अ मार्केट, जो बेसिकली गांव में होता है ना, जो बेसिकली गांव में होता है ऐसा ना, दिस इज द मार्केट, ये मार्केट में वो लेके जाता है। अब ये मार्केट में सर बड़े बड़े साहूकार बैठे हुए हैं, और ये जितने भी इस तरह के और भी फार्मर है, जितने भी इस तरह के और भी फार्मर है, ये सब अपना ग्रेन यहाँ पे लेके जाते हैं। नाउ दिस इज नोन एज प्राइमरी मार्केट। मैं आपको पूरा झमेला समझाता हूँ सर कि इंडिया में फार्मर लोग तरक्की क्यों नहीं कर पाए, का वन ऑफ द मोस्ट रीजन है यही जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, आप समझना। इसको सर प्राइमरी मार्केट बोलते हैं, दिस इज नोन एज प्राइमरी मार्केट।
ये मेरा प्राइमरी मार्केट है। तो जितने भी फार्मर हैं ग्रेन वगैरह सब अपना अपनी मेहनत से धूप में, ठीक है, जाकर बारिश वगैरह में निकालना, खेती वगैरह करके ग्रेन वगैरह उगाते जाके किसके पास जाते हैं भैया? ये जाते हैं बड़े बड़े साहूकार के पास में, जिसको आप बोल सकते हो ना मिडिल मैन, आप जिसको बोल सकते हो ये मिडिल मैन रहते हैं। दीस आर ऑल नथिंग बट द मिडिल मैन। तो ये मिडिल मैन के पास गया और ये बेसिकली जो गांव के जो जमींदार टाइप पे हो गए हैं, या तो फिर गांव के जो फेमस पर्सनालिटी है गांव पे, लाइक जिनका काफी दबदबा है, काफी कंट्रोल है ना, वही लोग इस मार्केट को कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पर इनकम इज ह्यूज। तो ये मार्केट पे लेके जाते हैं और यहाँ पर इन लोग प्राइस फिक्स करते हैं। एमआरपी वाला जो सिस्टम है ना, ठीक है, इन लोग प्राइस फिक्स करते हैं ना। फार्मर के पास देयर इज नो ऑप्शन, लोग को बेचना ही बेचना है, बिकॉज उन्हीं से उनका इनकम है, राइट। तो लोग नहीं बेचेंगे देन उनका घर नहीं चल पाएगा। तो इस जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट को इन लोग, ये जो बंदे लोग हैं ना, इन लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। तो ये मार्केट में प्राइस फिक्स करते हैं और जो ग्रेन का दाम सपोज 100 रुपया होता है, वो ग्रेन दे विल बाई इट जस्ट 40 और 50, आधे दाम पे। और यहाँ पे क्या होता है ना, ये मिडिल मैन के साथ में अब जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं, लोग को एग्रीकल्चर प्रोडक्ट चाहिए इन एवरीथिंग के लिए, है ना। सपोज आशीर्वाद का आटा जो आता है, तो वो ग्रेन कहाँ से, क्या लगता है आपको, खेती बाड़ी आशीर्वाद कंपनी करती है? नो, इट इज नॉट। इस तरह से और भी डिफरेंट डिफरेंट कंपनी है। क्या उन लोगों को जो बेसिक नेसेसिटी, जो बेसिक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, अगर वो डायरेक्टली बाजार से खरीदेंगे ना, डायरेक्टली होलसेल मार्केट में, दे विल टेक अ ह्यूज, काफी ह्यूज कॉस्ट रहता है, उन लोगों का रिक्वायरमेंट ह्यूज रहता है, बल्क में रहता है। तो लोग क्या करते हैं, जितनी भी कंपनीज है, जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, उन लोग को रॉ मटेरियल लगता है, राइट। तो ये रॉ मटेरियल कहाँ से आता है? ये रॉ मटेरियल आता है यहाँ से, ये रॉ मटेरियल आता है सर यहाँ से, मिडिल मैन से। तो ये रॉ मटेरियल के लिए ना यहाँ पे फिर से एक बंदा होता है जो रिप्रेजेंट करता है कंपनी को, दिस इज ऑल्सो मिडिल मैन। आप इसको मिडिल मैन 2 पकड़ लो। ये भी मिडिल मैन होता है जो कि कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव होता है। इनका बेसिकली कॉन्टैक्ट ये डिफरेंट डिफरेंट साहूकार के साथ होता है, डिफरेंट डिफरेंट और भी इनका चेन रहता है गांव वगैरह में, जहां से इनका रिक्वायरमेंट होती है। तो ये उनसे जाके ये डायरेक्टली सामान खरीद लेता है, ठीक है, एंड दे विल पे लेस, बिकॉज यहाँ से इनका क्या हो रहा है, इनका ऑलरेडी 50% यहाँ से बच रहा है, तो इनको आप 80% में दे देंगे या फिर 70 में दे देंगे, डेट डिमांड। तो ये बैठे बिठाए इन लोग जो बंदे हैं, दे विल गेट अ 20 to 30% प्रॉफिट। एंड रॉ मटेरियल सप्लायर के लिए सर उन लोग को भी कम मिल जाता है। तो विन विन सिचुएशन इन लोग दोनों के लिए, इनके लिए भी और इनके लिए भी। हमारा नुकसान क्या हो रहा है सर? हमारा नुकसान जो भोले भाले जो हमारे फार्मर हैं उनका नुकसान होता है। क्लियर है? नाउ दिस इज द होल सिनेरियो जो चलता आ रहा है पिछले 70 सालों से, ठीक है। अभी भी इसीलिए ये फार्मर एजुटेशन, बीच में ये एमआरपी जो सिस्टम थी सर, बीच में आपका मैक्सिमम जो प्राइस था, सॉरी मिनिमम जो प्राइस टोकन था कि इतना कम से कम रहेगा, वो आना था, और वो पंजाब वगैरह में बहुत सारे स्टेट में ऑलरेडी अप्लाइड है। लेकिन फिर से लोग थोड़ा सा लूप होल किए हैं, वो अलग टॉपिक हो जाएगा, ठीक है। मिनिमम रिटेल प्राइस पे जो है वो अलग टॉपिक है, ह्यूज टॉपिक है, वो अपने लोग बाद में डिस्कस। बट दिस इज द सिनेरियो। नाउ मैं एग्रीकल्चर ऑपरेशन के बारे में बात कर रहा हूँ। देयर आर 2 टाइप्स। एक तो ग्रेन यहाँ से लेके प्राइमरी मार्केट तक गया, और फिर प्राइमरी मार्केट से लेके मैन्युफैक्चरर के पास गया। नाउ अब ये मैन्युफैक्चरर क्या करेगा ना, अब ये मैन्युफैक्चरर ये रॉ मटेरियल को प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करके इसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर देगा। नाउ ये मैन्युफैक्चरर इसको प्रोसेस करके इसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर देगा। ये मार्कर से थोड़ा सा पॉइंट थोड़ा, ठीक है। तो ये इसको फिनिश गुड्स में ये इसको कन्वर्ट कर देगा सर। सॉरी पेन का ये देख लूंगा। तो सर मैं क्या बोल रहा हूँ, तो अगर आप स्लाइड को देख पा रहे हैं तो जस्ट समझना, ये फार्मर है, इसका लैंड है, ये फार्मर है सर, इसका लैंड है, ये लैंड पे अपना खेती बाड़ी किया, खेती बाड़ी कर लेने के बाद में और भी डिफरेंट फार्मर, इन लोग सब कहाँ जाते हैं, इन लोग जाते हैं प्राइमरी मार्केट में। इन लोग कहाँ पे जाते हैं?
इन लोग जाते हैं सर प्राइमरी मार्केट। ये प्राइमरी मार्केट में इन लोग अपना भी ग्रेन वगैरह सबको बेच देते हैं, इनके पास आ गया। अब ये प्राइमरी मार्केट के बाद में रॉ मटेरियल सप्लायर जो है फिर इसको सप्लाई करता है मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को, और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फिर उसको रॉ मटेरियल से कन्वर्ट करके फिर उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करती है, राइट। तो दिस इज प्राइमरी मार्केट। अब बीच में सेकेंडरी मार्केट भी हो सकती है कि इन लोग फिर पूरा ग्रेन को उठा के फिर अलग मार्केट में लेके गए, अलग मंडी में गए, जहां पर पूरा मैन्युफैक्चर के जो रिप्रेजेंटेटिव उन लोग आए उन लोग के लिए अलग बात है। बट बेसिकली दिस इज नोन एज प्राइमरी ऑपरेशन। ये जो है ना सर, इसको अपने लोग प्राइमरी ऑपरेशन बोलते हैं। ये जो पार्ट है इसको अपने लोग प्राइमरी ऑपरेशन बोलते हैं, ठीक है। ये ही पार्ट को प्राइमरी ऑपरेशन बोला जाता है। एंड ये जो पार्ट है इसको अपने लोग सेकेंडरी ऑपरेशन बोलते हैं। व्हाट इज मीन बाय प्राइमरी एंड सेकेंडरी, क्लियर हो गया। इसको अपने लोग सर सेकेंडरी ऑपरेशन बोलते हैं। तो सर प्राइमरी और सेकेंडरी समझ में आ रहा। तो इसका मतलब प्राइमरी का सिंपल सा मीनिंग क्या हो रहा है कि अगर फार्मर से लेके, अगर स्लाइड नहीं समझ में आ रहा मेरी बातों को समझो, ठीक है, मैं अच्छा समझाता हूँ। अगर स्लाइड में अगर मान लिया कि कोई भी फार्मर है वो अपना लैंड से लेके मंडी तक जा रहा है, प्राइमरी मार्केट तक जा रहा है, दिस इज नोन एज एग्रीकल्चर ऑपरेशन, दिस इज नोन एज प्राइमरी ऑपरेशन। इसी को ये इंक्लूड होता है एग्रीकल्चर ऑपरेशन में, ठीक है। तो एग्रीकल्चर ऑपरेशन में सिर्फ ये नहीं है और भी आएगा, बट फिलहाल के लिए सर यही हमारा मेन बेसिक एग्रीकल्चर ऑपरेशन है। और फिर प्राइमरी मार्केट से लेके जो मैन्युफैक्चरर है वहां तक का, फिर मैन्युफैक्चरर से लेके आपका पूरा फिनिश गुड्स कन्वर्ट करने तक का, दिस आर नोन एज सेकेंडरी ऑपरेशन, क्लियर है। तो हमारा जो सेक्शन 10(1) जो है वो सेक्शन 10(1) जो है वो प्राइमरी मार्केट को कवर करता है, एग्रीकल्चर ऑपरेशन को कवर करता है, इसको कवर नहीं करता, क्लियर है। इट मीन्स ये मतलब हो रहा है कि दिस इज टैक्सेबल, दिस इज नॉट टैक्सेबल। ये मेरा टैक्सेबल हो जाएगा, ये मेरा टैक्सेबल हो जाएगा, और ये मेरा टैक्सेबल नहीं। तो दिस इज बेसिकली दी फार्मिंग ऑपरेशन, क्लियर है। तो चीज समझ में आ रहा है। एग्रीकल्चर ऑपरेशन को किसको बोलते हैं ऐसा, तो एग्रीकल्चर ऑपरेशन क्या है, एक किसान जो खेती करके अपनी जमीन से वहां से जो ग्रेन उठाकर जो बेसिकली वो सेल करता है, कहां पे सेल करता है, वो सेल करता है प्राइमरी मार्केट में, ये सेल करता है प्राइमरी मार्केट में, राइट। तो यहां पर ये जो किसान जो पैसा कमा रहा है, 40 रुपया भी इसके पास जो भी आ रही है, वो एग्रीकल्चर इनकम हुआ, which is covered under section 10(1) and which is falsely exempted। मान लो वो exempted बोला गया, लेकिन प्राइमरी मार्केट से लेके मैन्युफैक्चर तक, मैन्युफैक्चर से लेके उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने तक का, those are known as secondary operation and it is not covered under section 10(1) of income tax and it is taxable। दो वो इंडिया में रहे, कहीं से भी रहे नहीं रहे, वो टैक्सेबल है, वो प्राइमरी ऑपरेशन या एग्रीकल्चर ऑपरेशन में कवर नहीं होता है। इस चीज को दिमाग में रखो, क्लियर है। तो एग्जाम्पल, अब जैसे कि कोई भी ग्रेन वगैरह आता है, वीट वगैरह है, तो वीट सर आपके पास जो आशीर्वाद का आटा आता है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना, खाता हूँ कभी कभी घर में घटता है तो सर ले आता हूँ भी, तो इसलिए आपको पता चल जाता है कौन सा आटा है। जैसा कि तो सर जो आशीर्वाद के आटा है, क्या लगता है वो कंपनी डायरेक्टली खुद का उनका आपका फार्मिंग लैंड नहीं होता है, तो फार्मर लोग वीट है ना उसको उगाते हैं, वीट को उगा के उसको फिर बेचते हैं प्राइमरी ऑपरेशन में। तो वहां से सपोज जो उनको पैसा मिल रहा है, जो फार्मर को पैसा मिल रहा है, वो एग्जेम्प्ट है, दैट इज एक्चुअल एग्रीकल्चर इनकम। लेकिन वहां से अगर वो सेल कर दिया है मैन्युफैक्चरर लोग को, वो सेल कर दिया कंपनीज को, ना कंपनीज उसको जो लेंगी और लेने के बाद में फिर उसको जो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करती हैं, दोस आर नॉट एग्रीकल्चर ऑपरेशन, वो एग्रीकल्चर ऑपरेशन नहीं है, दैट इज अ पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन वो टैक्सेबल है, वो सेक्शन 10(1) जो अपना इनकम टैक्स एक्ट में जो दिखाया गया एग्जेम्प्टेड में, वो कवर नहीं है, क्लियर है सर। नाउ इसके अलावा सिर्फ ये नहीं, इसके अलावा सिर्फ इसमें एग्रीकल्चर ऑपरेशन में, प्राइमरी ऑपरेशन एग्रीकल्चर ऑपरेशन में सिर्फ ये नहीं कवर है, दूसरा ये भी है कि अगर आपका लैंड है और वो लैंड को आप एग्रीकल्चर प्रोसेस के लिए रेंट में दे दिए, किस में दे दिए, एग्रीकल्चर
ऑपरेशन के लिए आप उसको रेंट पे दे दिए, अगर वो लैंड है और एग्रीकल्चर ऑपरेशन के लिए आपको रेंट पे दे दिए सर, ठीक है, विच इज ऑल्सो एग्जाम्प्ट, वो भी एग्जाम्प्ट है। तो अगर आप एग्रीकल्चर ऑपरेशन के लिए किसी एक बंदे को रेंट पे दे दिए तो वो भी एग्जाम्प्ट हो जाएगा सर। तो या तो आप खुद एग्रीकल्चर ऑपरेशन करेंगे या तो फिर अपना जमीन किसी और फार्मर को दे दिए हैं एग्रीकल्चर ऑपरेशन करने के लिए, तो उससे भी जो आपके पास इनकम आ रहा है वो भी एग्जाम्प्ट हो जाता है, ठीक है। तो दिस इज मतलब ऑल, बहुत सारे लोग करते हैं आउटसाइड एरिया में लैंड वगैरह खरीद लिया, लेकिन वो एग्रीकल्चर नहीं कर सकते हैं बिकॉज दे डोंट हैव एनी आइडिया। लोग क्या करते हैं, अपना ज़मीन को एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ करने के लिए रेंट पे दे देते हैं किसी और फार्मर को, फार्मर उसे कमाता है, कमाने के बाद में उसको उनको जो रेंटल मिलता है विच इज़ ऑल्सो एग्जेम्प्ट एंड कवर्ड अंडर सेक्शन। तो ये चीज़ याद रखना है सर। आई होप आप लोगों को क्लियर है। एक बार अब इसको रीड करते हैं सर, पढ़िए। एग्रीकल्चर इनकम मीन्स एनी रेंट रेवेन्यू डिराइव फ्रॉम अ लैंड विच इज सिचुएटेड इन इंडिया एंड इट इज यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। क्लियर हो गया? तो कोई भी अगर आपको रेंट मिल रहा है उस लैंड से, उस जमीन से जो इंडिया में सिचुएटेड है, ऑब्वियसली वो तो हमारा पहले कवर था, एंड इज यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। कौन सा पर्पस के लिए? एग्रीकल्चर पर्पस के लिए वो एग्जेम्प्ट होगा, मतलब वो मेरा एग्रीकल्चर इनकम में आएगा। इसके अलावा क्या बोला सर? एनी इनकम डिराइव फ्रॉम सच लैंड बाय एग्रीकल्चर ऑपरेशन, जिसको अपने लोग प्राइमरी ऑपरेशन बोलते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया। तो या तो खुद का खेती है भैया, वहां सर आप खेती करके प्राइमरी मार्केट में बेच के जो पैसे कमाते हो वो भी एग्रीकल्चर इनकम है, एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10(1). अगर आपका खुद का लैंड है, आप उस किसी और फार्मर को रेंट पे देते हैं, उससे जो भाड़ा आता है वो भी एग्जेम्प्ट है। इसका मतलब गवर्नमेंट एग्रीकल्चर एक्टिविटी को क्या करती है सब? प्रमोट करती है, ऑब्वियसली प्रमोट करने वाली चीज। एनी इनकम डिराइव फ्रॉम सच लैंड बाय द कल्टिवेटर बाय प्रोसेसिंग द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस रेज बाय, सेम चीज है। और कोई भी रेंट वगैरह अगर मिल रहा है एग्रीकल्चर रिसीव वगैरह से, उसको भी जो कि टेंडर फिट करता मार्केट में, जिसको प्राइमरी मार्केट बोलते हैं, वो भी एग्जेम्प्ट है। ऑल थिंग आर द सेम, यही सब सेम चीज है। अब क्या बोला? एनी इनकम डिराइव फ्रॉम अ बिल्डिंग सब्जेक्ट टू द फुलफिलमेंट ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। कोई भी अगर बिल्डिंग भी अगर आप यूज करोगे एग्रीकल्चर प्रोसेस के लिए ना, जिस तरह से आपका वेयर हाउस वगैरह बोला जाता है, तो बहुत सारे जैसे कि खेत वगैरह में क्या होता है ना गांव देहात में, वो डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर में, राइट। अब वो मार्केट सेल नहीं हुआ, तो मार्केट सेल नहीं होगा तो जो फार्मर है वो उसको कहाँ रखेगा? बस तो जगह नहीं ना रखने के लिए, वो खराब हो जाएगा बारिश वगैरह में, ये सब में। तो बहुत सारा वेयर हाउस भी बनाया जा रहा है और बना चुका है बहुत सारे गाँव वगैरह में, बहुत जगहों पे। तो उन लोगों का काम ये है कि उन लोग ऐसा मतलब टेक्नोलॉजी एडवांस करके इस तरह से इन्वायरमेंट और टेम्परेचर क्रिएट करते हैं ना विद इन दैट वेयर हाउस में, कि उनका जो ग्रेन है वो नुकसान ना हो। तो दोज जो पार्ट है ना जो हेल्प कर रहे हैं इन एग्रीकल्चर प्रोसेस में, दोज आर आल्सो कवर्ड इन एग्रीकल्चर इनकम में। पढ़िए, एनी इनकम फ्रॉम बिल्डिंग, यही बोला है, द बिल्डिंग शुड बी ऑक्युपाइड बाय द कल्टिवेटर और रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड, उसके पास होना चाहिए, उसका बिल्डिंग होना चाहिए। द बिल्डिंग शुड बी और इन इमीडिएटली विसिनिटी ऑफ द लैंड बीइंग सिचुएटेड इन इंडिया में होना चाहिए एंड यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। द बिल्डिंग शुड बी यूज एज ड्यूलिंग हाउस और स्टोर हाउस और अदर आउट बिल्डिंग। द लैंड इज सिचुएटेड इन रूरल एरिया और एक्सेस टू लैंड रेवेन्यू, ठीक है। तो वही चीजें सर स्टोर हाउस करके रखते हैं, वहां से भी जो इनकम वगैरह आती है उसको भी अपने लोग एग्रीकल्चर इनकम में बोलते हैं। नाउ व्हाट इज मीन बाय एग्रीकल्चर ऑपरेशन? एक बार इस चीज को पढ़िए। तो एग्रीकल्चर ऑपरेशन इज मीन्स व्हाट? बेसिक ऑपरेशन। इट मीन्स एप्लीकेशन ऑफ ह्यूमन स्किल्ड एंड लेबर अपॉन द लैंड, बेसिकली फार्मर। जमीन के मामले में सर इनसे ज्यादा तो कोई नहीं जानता। प्रायर टू germination, एग्जाम्पल टिलिंग ऑफ लैंड, सोविंग ऑफ सीड्स, प्लांटिंग, इरिगेशन। तो इट मीन्स सिंपल से याद रखिएगा, जो सीड से उगाने तक का, प्राइमरी मार्केट तक का, बेचने तक का जो हमारा प्रोसेस है वो हमारा एग्रीकल्चर ऑपरेशन। सब्सिक्वेंट ऑपरेशन, जिसको सेकेंडरी ऑपरेशन बोलते हैं, इट मीन्स द ऑपरेशन ऑफ फॉस्टर विद द ग्रोथ एंड प्रिजर्व द रेंडरिंग प्रोड्यूस फिट फॉर द सेल एंड विच आर परफॉर्म टू प्रोड्यूस फ्रॉम द लैंड। एग्जाम्पल प्रूनिंग, कटिंग, हार्वेस्टिंग वगैरह, ये सब जो पार्ट है
जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग पार्ट में रहती है वो हमारा सेकेंडरी ऑपरेशन। पढ़िए, दोज ऑपरेशन बाय एग्रीकल्चर विच आर एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ एक्टिवली रेजिंग प्रोडक्ट, जो नेसेसरी है बेसिक ऑपरेशन। सब्सिक्वेंट जो उसके बाद में अपने लोग जो वीडिंग करते हैं, डिगिंग करते हैं, कटिंग वगैरह करते हैं, दिस आर नोन एज सब्सिक्वेंट ऑपरेशन। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे क्या चीज है ना सर, तो कुछ कुछ यहाँ क्या लिखा, देखिए मेयर बेसिक ऑपरेशन ये एग्रीकल्चर एक्टिविटी है विच इज कवर अंडर सेक्शन 10(1), ये मेरा 10(1) में कवर है। और सब्सिक्वेंट ऑपरेशन जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट है, मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन का पार्ट है, नॉट एन एग्रीकल्चर एक्टिविटी विच इज नॉट कवर अंडर सेक्शन 10(1), जो मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन। एग्जाम्पल के तौर पे सुगर केन, अब जैसा चीनी जो बनता है, ऐसा शुगर जो बनता है, आपको पता होगा शुगर जो बनता है वो शुगर केन से बनाया जाता है। क्लियर है? पता है तो पता है, नहीं है? नहीं पता था? नहीं करता हूँ यहाँ काफी वगैरह तो पढ़े है, ठीक है, कोई बात नहीं, पता है बच्चे सीख लो। चीनी जो बनता है, शुगर जो बनता है वो शुगर केन, शुगर केन की जो खेती हो रही है पूरा, ठीक है, उसको जमीन से उगाया जा रहा है, शुगर केन बनाया जा रहा है, फिर उसके बाद उसको उखाड़ के, फिर उसके बाद उसको जो बेचते हैं वहां तक का जो पार्ट है विच इज पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर ऑपरेशन प्राइमरी ऑपरेशन, फिर उसको लेके जाया जाता है सर मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन में, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में। दे विल लाइक कटिंग, उनका ये सब काट उठ के फिर उनसे ग्रेन वगैरह जूस वगैरह निकाल के फिर उसके बाद उसको मतलब कन्वर्ट करके, आप लोग देखेंगे बहुत सारा यूट्यूब में वीडियो वगैरह, मैं भी देखा हूँ, काफ़ी अच्छा लगता है ये सब देख। तो सर फिर वो उससे चीनी अपने लोगों को बना के फिर पैकेट वगैरह में करके या फिर ऐसे ही लूज वगैरह बस्ता वगैरह में भर के फिर उसको डिलीवर्ड किया जाता है मार्केट तक का। तो दोज पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस नॉट कवर्ड इन एग्रीकल्चर ऑपरेशन, वही चीज बोल रहा है। लेकिन नाउ कुछ कुछ ऐसा ऑपरेशन है ना जहां पे आप बता नहीं पाओगे कि एग्रीकल्चर ऑपरेशन कौन सा, नॉन एग्रीकल्चर, मतलब आपको पता है कि ये एग्रीकल्चर ऑपरेशन ये नॉन एग्रीकल्चर है, लेकिन इनकम को आप बाइफेकेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मतलब कि जहां पर एग्रीकल्चर प्रोसेस और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस विच आर मेड बाय द सेम कंपनी, दोनों ही सेम कंपनी पे रहता है, तो वहां पे क्या फंडा है, सब्सिक्वेंट ऑपरेशन टुगेदर विद बेसिक ऑपरेशन, उसको भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी मान लेते हैं, लेकिन वहां पर एक फंडा है। टेक इट एग्जांपल, जैसा 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 कि मैं यहां पर आप लोग को लेता हूं, जैसे कि मैं यहां पर लेता हूं ना सर आप लोग का टी फार्मिंग पे, सपोज आप लोग पता है टी इंडस्ट्रीज में तो टी इंडस्ट्री बेसिकली ज्यादातर सब कहाँ पे है, सब दार्जिलिंग पे है सर, दार्जिलिंग आसाम जितने भी हिल साइड है वहां पर भी दार्जिलिंग टी बहुत फेमस है सर, पीजिएगा, एक्सपेंसिव है लेकिन मजा है। तो सर दार्जिलिंग टी मान लिया सर, तो दार्जिलिंग पे कोई भी एक कंपनी है, टाटा, टाटा गोल्ड टी आती है सर, तो सर टाटा गोल्ड मान लीजिए सर, टाटा कंपनी की, वहां पर दार्जिलिंग पे लैंड भी है, प्लस वहीं पर इनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी है। ठीक है, समझिएगा जो मैं समझा रहा हूं, लैंड भी है और वहीं पे सर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी दैट इज मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन भी है। तो सर वो जो लैंड है, तो बेसिकली जो टी के जो सीड्स वगैरह है, सीड्स वगैरह है, टी के जो सीड्स है, ये यहाँ से सर लैंड से उगते हैं, फिर इसको पिक करके, आप लोग देखे होंगे लेडी का, बहुत सारे लेडी है ना, देखे होंगे पीछे में कि वो सीड्स वगैरह उठाते आगे पीछे में, राइट, फिर उसको लेके कहाँ जाया जाता है, वो जितने भी सीड्स वगैरह, तो बेसिकली जो पत्ता रहता है सर, वो एक्चुअल में अपने पास ब्लैक कलर का छोटा छोटा पॉइंट पे आता है ना, तो वैसे नहीं रहती है सर, वो लीव्स रहता है, टी लीव्स रहता है, तो टी लीव्स वगैरह वो पिक करके टी लीव्स वगैरह ये जाती है मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन पे। क्लियर है? तो सर मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन, देखिए दोनों सेम कंपनी की बात है, तो यहां पर वो बेच नहीं रहा है, समझ रहे हैं, वो टी लीव्स को बेच नहीं रहा है, वो टी लीव्स को अपने खुद ही उगा रहा है और वहां से ग्रेन को
हो जाने के बाद, कंप्लीट होने के बाद में, पिक करने के बाद में उसको मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन के पास में भेज देता है। अब ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट करके फिर इसे टी का पैकेट वगैरह, छोटा छोटा पैकेट वगैरह ये बना के फिर ये इसको मार्केट में बेच रहा है, इस मार्केट में बेच रहा है। अब यहाँ पे क्या सीन हो रहा है सर, और ये मार्केट से कवर करता है 10 लाख रुपीज। सपोज एक लॉट का माल बेचा, 10 लाख रुपए आया। अब हमको ये चीज बताइए कि ये क्या है, ये एग्रीकल्चर ऑपरेशन है या फिर नहीं है? सर ये एग्रीकल्चर एक्टिविटी है, बिकॉज यहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड से तो हुआ, लेकिन ये जो ऑपरेशन है ये मेरा एग्जेम्प्ट है, ये जो ऑपरेशन है ये मेरा टैक्सेबल है। ये एग्जेम्प्ट है सर और ये मेरा टैक्सेबल है। लेकिन ये इनकम 10 लाख रुपए जो आया है, क्या इसमें पता चल पा रहा है कि प्राइमरी ऑपरेशन, मतलब ये लैंड से जो प्राइमरी ऑपरेशन है वहां से कितना इनकम आया, और जो सेकेंडरी ऑपरेशन है वहां से कितना इनकम आया, वो तो हमें पता नहीं चल पा रहा है, राइट। तो यही पे दिक्कत हो जाती है ऐसे सेक्टर में, टी वगैरह सेक्टर, कॉफी वगैरह, टी कॉफी हो गया, और प्लस आपका शुगर केन का भी इंडस्ट्री है, रबर वगैरह इंडस्ट्री। रबर भी आपको पता है जो लिक्विड जनरेट की जाती है वो प्लांट से आता है, रबर बनता है। तो ये सारा जो है वो एक्टिविटी है ना, जहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी मिक्स रहता है, आप बता नहीं पाओगे। तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे एक रूल ऑफ थंब है, वो रूल ऑफ थंब अपने को याद रखनी है, ठीक है। वही बेसिकली हमारा काम आएगा। रूल ऑफ थंब पे आइए, क्या है बेसिकली यहाँ पर एग्रीकल्चर ऑपरेशन, और यहाँ पर आएगा सर नॉन एग्रीकल्चर। आपको ये परसेंटेज याद रखनी है। तो अगर टी रहा तो बोला जाता है सर 60% एग्रीकल्चर इनकम होगा, 40% नॉन एग्रीकल्चर इनकम। मतलब माना जाएगा कि जो 10 लाख रुपया जो आ रहा है इसमें से 6 लाख रुपया जो है वो मेरा एग्रीकल्चर ऑपरेशन है, मतलब विच इज एग्जेम्प्टेड, और 4 लाख जो है वो मेरा नॉन एग्रीकल्चर ऑपरेशन है। मतलब जो 6 लाख रुपया है ना, वो 6 लाख रुपया एग्जेम्प्टेड हो जाएगा अंडर सेक्शन 10(1) पे, उसको एग्रीकल्चर इनकम बोलेंगे। और जो 4 लाख रुपया है वो मेरा नॉन एग्रीकल्चर इनकम हो जाएगा, विच इज टैक्सेबल एज पर स्लैब, स्लैब के हिसाब से टैक्सेबल। ठीक है, इसी तरह से जिस तरह से टी है उस तरह से कॉफी अगर हो गया, ये उस सिचुएशन पे होगा जहां पर प्राइमरी और सेकेंडरी ऑपरेशन आर मिक्स, ठीक है, वहां पे अपने लोग ये परसेंटेज अप्लाई करेंगे। कॉफी के लिए सर 75%, 25%, 75% एग्जेम्प्ट, 25% नॉन टैक्सेबल। रबर 65%, 35%। sugar cane and others of 40%। I need to check that रबर का क्या है। तो अच्छा रबर का 65, 35 है, ठीक। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ कॉफ़ी, कॉफ़ी का 75, 25 है, ठीक है। इनकम फ्रॉम टी, टी 60 और 40 है, चलिए ठीक है। शुगर केन, रबर का यस, बाकी का जितना भी रहेगा शुगर केन एंड अदर्स उसको अपने लोग 60-40 में ही कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ बोला है सर, अगर टी रहा तो देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, पढ़िए इस चीज़ को। ट्रीटमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड पार्टली नॉन एग्रीकल्चर, मतलब पार्टली एग्रीकल्चर पार्टली नॉन एग्रीकल्चर। उस केस में क्या करेंगे, 60% इज एग्रीकल्चर इनकम, 40% इज नॉन एग्रीकल्चर इनकम, 60% 60% इज एग्रीकल्चर इनकम सर। अब बाकी का जो मेरा 40% है वो मेरा नॉन एग्रीकल्चर, ठीक है। टी के लिए सर, कॉफी क्या है, कॉफी के लिए 2% दिया है, आप एक ही याद रखना, डेट इज 75% एग्रीकल्चर इनकम है, बाकी का 25% नॉन एग्रीकल्चर। रबर के लिए याद रखना सर, रबर के लिए कितना है, 65% एग्रीकल्चर इनकम, 35% नॉन एग्रीकल्चर इनकम। इसके अलावा कुछ भी रहा सबके लिए 60% और 40%।
शुगर केन के लिए क्या है 60%, 40%, क्या आपको याद रखनी है, ठीक है। मैंने अच्छे से यहाँ पर लिख दिया है सो दैट आप इसको याद रखोगे, ठीक है। नाउ तो ये हमारा एग्रीकल्चर इनकम कंप्लीट हुआ, इसको समझ गए। अब सर कमिंग टू आते हैं एग्रीकल्चर लैंड का मतलब क्या, ठीक है। एग्रीकल्चर लैंड किसको बोलते हैं उसको अपने को समझना है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ये आप लोग का एग्जाम में शॉर्ट 5 नंबर के लिए आ सकता है कि एग्रीकल्चर लैंड का डेफिनेशन। तो एग्रीकल्चर लैंड किसको बोला जाएगा, सिंपल से याद रखिएगा, एग्रीकल्चर लैंड मतलब आउटसाइड एरिया, आउटस्कर्ट्स, जो सिटी एरिया के बेसिकली बाहर होगा, अंदर पे नहीं होगा, उसके बाहर पे होगा, उसको अपने लोग एग्रीकल्चर लैंड बोलते हैं, ठीक है। जो सिटी एरिया पे सर एग्रीकल्चर लैंड कभी नहीं होता, आप शायद देखे भी नहीं हो, ना होता ही है, ये नहीं हो पाएगा, वो ऑलवेज बाहर पे होगा। अगर आपने लोकल ट्रेन पे ट्रैवल किया फिर बाहर गए ना कैलकाटा से, जैसे ही बाहर निकलेंगे ना सिटी एरिया से, तो देखेंगे खेत वगैरह आ रहे हैं, गाय वगैरह, वो मिट्टी वाला घर वगैरह, ये सब आपको दिखेगा पूरा जैसा आप हैं टीवी पे। तो वो आउटसाइड एरिया पे, डेट इज आउटसाइड सिटी एरिया में, केएमसी का जहाँ जुरिडिक्शन रहता है ना, उसके बाद में जहाँ पे पंचायत इलेक्शन, पंचायत वगैरह रहती है ना, वहाँ पे होता है। पढ़िए, where the land is not so access to land revenue in India or it not subject to a local rate, ठीक है। लोकल रेट में इट शुड नॉट बी सिचुएटेड इन एनी एरिया कंप्राइज विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ म्युनिसिपैलिटी। तो केएमसी का जुरिडिक्शन के एरिया में वो लैंड नहीं होना चाहिए। इट मीन्स सिटी, है ना, सिटी, जितने भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उन लोग का रूल ऑफ थंब जो कंट्रोल है दैट इज सिटी। आउटसाइड में फिर अगर जाते हैं, सिटी का जो आपका जुरिडिक्शन है उसके बाहर में क्रॉस करते हैं ना, देन देयर इज अ पंचायत, वहां पर उन लोग का रूल, वहां पर उन लोग का इलेक्शन वगैरह होता है। और अ कंटोनमेंट बोर्ड जहाँ पर मिलिट्री कैंप वगैरह रहती है, एंड विच हैज द पॉपुलेशन ऑफ नॉट लेस देन 10,000, ठीक है, 10,000 से कम का जहाँ पे पॉपुलेशन नहीं है उसको अपने लोग सिटी के ऊपर करते हैं। आई गेस इंडिया में मुझे नहीं लगता कि कोई भी सिटी 10,000 से कम का पॉपुलेशन हो। नहीं लगता सर, कोई स्टेट भी है, मुझे नहीं लगता कि सबसे वहाँ पे कम है, ठीक है। अगर आप लोग को पता चले तो काइंडली मुझे मैसेज करिए, फिर आपका कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि कोई ऐसा सिटी है इंडिया पे जिसका पॉपुलेशन 10,000 से कम है, ठीक है। तो सर वहां पे उसको अपने लोग नहीं बोलेंगे, इट इज नॉट सिचुएटेड, शुड नॉट बी, होना नहीं चाहिए, इट शुड नॉट बी सिचुएटेड बाय एनी एरिया विद इन सच डिस्टेंस मेजर्ड एरियली। अब ये अपने लोग जो वर्ड है ना इसी में आते हैं, इन रिलेशन टू द रेंज ऑफ पॉपुलेशन एज सोन अंडर। अब ये जो है ना सर, ये थोड़ा सा इन लोग एक पॉइंट यहाँ पे लाया है। अब ये आप लोगों को समझना है, ये बेनिफिट दिया गया है सर, एक्चुअली में दिस इज द बेनिफिट, मैं बताऊंगा कैसे। शॉर्टेस्ट एरियल डिस्टेंस, एरियल डिस्टेंस का मतलब होता है ना लाइक अ बर्ड फ्लाई, लाइक अ बर्ड फ्लाई, मैं इसमें आऊंगा। बर्ड फ्लाई का मतलब क्या है, मतलब सीधा, सपोज किसी, ये एक जगह है और ये एक जगह है, यहाँ रास्ता ऐसे है, तो आप जब रास्ते से जाओगे ना, ट्रैवल करोगे ना, तो आपको ऐसे घूम के जाना है, ऐसे घूम के जाना है, तो आपका किलोमीटर का डिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। अगर आप ट्रैवल बाई कार करते हैं या फिर ट्रैवल बाई एरिया के हिसाब से करते हैं, देन इट इज फार, ठीक है। लेकिन उसको नहीं बोला गया, उसको बोला कि लाइक अ बर्ड फ्लाई, सीधे। तो आपका पता नहीं, मतलब जैसे भी आपका कंस्ट्रक्शन बना हुआ है, ठीक है, उसके हिसाब से आपको चेक नहीं करना है, आपको चेक करना है लाइक अ बर्ड फ्लाई, इसी को बोला जाता है एरियली। तो यहां से लेके यहां तक का किलोमीटर आपको चेक करना है। और फिर नेक्स्ट में बोला है सर पॉपुलेशन रिकॉर्डिंग द लास्ट प्रीसीडिंग सेंसस के हिसाब से कितना पॉपुलेशन था वो चेक करना है। और यहाँ पे बोला कि इसका लोकल लिमिट केएमसी से चेक करना है। तो केएमसी का लोकल लिमिट में बोला है कि अगर 10,000 से पॉपुलेशन ज्यादा है, ठीक है, लेकिन 1 लाख से कम है, तो वहां पे 2 किलोमीटर, कितना किलोमीटर, 2 किलोमीटर। आपको बताऊंगा इसका मीनिंग क्या है। और अगर 1 लाख से ज्यादा है लेकिन 10 लाख से कम है, तो 2 किलोमीटर से लेके मतलब 6 किलोमीटर तक का। अगर 10 लाख से ज्यादा है तो भाई 8 किलोमीटर तक का ये मेरा केएमसी का जुरिडिक्शन है। इसके बाहर में, इसके बाहर में आपका अगर लैंड रहा तो वो एग्रीकल्चर लैंड है। नहीं समझ में आया, तो पता ही नहीं।
चार्ट नहीं बनाएंगे तब। ये सपोज एक सिटी एरिया है, ये सपोज ये मेरा सिटी, ठीक है। सिटी इज कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड बाय केएमसी, कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ये हमारा कोलकाता सिटी है, तो इसका एक ज्यूरिडिक्शन है ना, इसका एक ज्यूरिडिक्शन है सिटी एरिया का। तो अगर यहीं तक रहा, सपोज ये मेरा इसका ज्यूरिडिक्शन यहां तक है, ये मेरा ज्यूरिडिक्शन इसका सपोज यहां तक, ये मेरा सिटी एरिया का ज्यूरिडिक्शन है। तो नॉर्मली पहले क्या था ना, अगर सिटी एरिया का 8 किलोमीटर तक का, 8 किलोमीटर तक के अंदर पे, मतलब इस पोर्शन के अंदर पे आप एग्रीकल्चर लैंड नहीं कर सकते, मतलब इस पोर्शन पे एग्रीकल्चर लैंड नहीं होगा, इस पोर्शन में एग्रीकल्चर लैंड नहीं होगा। यहां से अगर आप एग्रीकल्चर लैंड करते हैं इट्स फाइन, यहां पे करते हैं इट्स फाइन, यहां पे करते हैं इट्स फाइन। तो यही अर्बन लैंड है। तो अर्बन लैंड का डेफिनेशन क्या था ना पहले, मतलब विद इन द ज्यूरिडिक्शन ऑफ कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, दैट इज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, एंड इट्स 8 किलोमीटर सराउंडिंग। तो सिटी एरिया के 8 किलोमीटर के अंदर तक भी आप एग्रीकल्चर लैंड नहीं कर सकते। अगर आपने जमीन खरीदा उसको एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए करेंगे, उसको कवर नहीं करते हैं। 8 किलोमीटर के बाद होना चाहिए, स्क्वायर किलोमीटर पूरा, उसके बाद होना चाहिए। नाउ यहाँ पे इन्होंने रिलैक्सेशन दिया है, और यहां पे इन्होंने चेंज करते हुए अब ये क्या कर दिया, अब ये चेंज हो गया। अब मैं आपको बता रहा हूं, अब ये चेंज हो गया। उन्होंने क्या बोला है कि अगर सिटी एरिया का पॉपुलेशन जो है, अगर वो जो सिटी एरिया है उसका पॉपुलेशन अगर 10,000 से ज्यादा है, अगर 10,000 से कम रहा तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं। लेकिन अगर वो 10,000 से ज्यादा है, इससे ज्यादा है, बट 1 लाख से कम है, तो ये जो किलोमीटर है ना सर, ये जो फर्स्ट ज्यूरिडिक्शन है, ये 2 किलोमीटर कर दिया। मतलब 2 किलोमीटर तक अंदर तक अगर कोई भी लैंड है तो उसको अर्बन लैंड बोलेंगे। रूरल लैंड एग्रीकल्चर लैंड नहीं होता। अर्बन मतलब शहरी जमीन, वहां पे एग्रीकल्चर नहीं। रूरल मतलब एग्रीकल्चर, वहां पे कर सकते हैं। तो ये 2 किलोमीटर का सराउंडिंग है सर। तो अगर इसके बाहर में अगर आप करते हैं तो एग्रीकल्चर, इसके अंदर में करते हैं तो एग्रीकल्चर। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। नाउ दूसरा में फिर क्या बोल रहा है कि अगर आपका जो सराउंडिंग है, अगर वो पॉपुलेशन आपका 1 लाख से सपोज ज्यादा है, मतलब ये सिटी का एरिया, ये सिटी का एरिया का पॉपुलेशन 1 लाख से ज्यादा है, लेकिन 10 लाख से कम है, 10 लाख से कम है, तब यहां पे क्या सिचुएशन होगा, यहां पे इन्होंने कर दिया 6 किलोमीटर। मतलब 6 किलोमीटर तक अंदर में, अगर आप 6 किलोमीटर का अंदर तक करेंगे, अगर आप 6 किलोमीटर तक अंदर तक करेंगे तो इसको एग्रीकल्चर लैंड नहीं बोलेंगे, इसको एग्रीकल्चर लैंड नहीं बोलेंगे। इसके बाहर में आप करेंगे तो फिर उसको एग्रीकल्चर लैंड बोलेंगे। इसके अंदर में करेंगे तो हो जाएगा अर्बन लैंड, उसके बाहर में करेंगे वो जाएगा। बट लास्ट ऑप्शन यही है। फिर लास्ट में बोला कि अगर आपका मतलब ये जो सिटी का पॉपुलेशन ये अगर 10 लाख से भी ज्यादा है तो भाई यहां पे कर दिया 8 किलोमीटर। अब 8 किलोमीटर का मतलब क्या हो रहा है कि इसके बाहर में, अगर इसके बाहर में करोगे तो एग्रीकल्चर लैंड, इसके अंदर में करोगे तो एग्रीकल्चर लैंड नहीं होगा, वो मेरा अर्बन लैंड हो जाएगा। वहां पर अगर आप खेती बाड़ी करते हैं तो वो जो इनकम है उसको एग्रीकल्चर इनकम नहीं बोलेंगे, बिकॉज हमारा डेफिनेशन में क्या था, एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम द लैंड सिचुएटेड विद इन इंडिया एंड फ्रॉम एग्रीकल्चर ऑपरेशन। तो एग्रीकल्चर ऑपरेशन भी होना चाहिए और एग्रीकल्चर लैंड होना चाहिए। तो यहां डेफिनेशन एग्रीकल्चर लैंड का है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट होगा कहां से, एग्रीकल्चर ऑपरेशन जो अपने लोग पढ़ लिए, कहां से कहां तक बताओ, प्राइमरी से, मतलब खेती से उगाने से लेके वहां से लेके प्राइमरी मार्केट तक, वो मेरा एग्रीकल्चर ऑपरेशन है। इसके अलावा एग्रीकल्चर लैंड किसको बोलेंगे, अगर वो सिटी एरिया है तो उसका 8 किलोमीटर के बाहर के बाद में, उसके बाद में जो एरिया है वो मेरा एग्रीकल्चर लैंड होगा। उसके अंदर में अगर अपने लोग करेंगे, अंदर में अगर करेंगे तो एग्रीकल्चर लैंड नहीं होगा। बट यहाँ पर एक चेंजेस लाया, चेंजेस क्या लाया, 2 साल पहले लाया कि अगर सिटी का अगर पॉपुलेशन 10,000 से कम है तो फिर ज्यूरिडिक्शन ऑफ सिटी में उसके बाद में आप एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर सकते हैं। सिटी में है 10,000 से नीचे कोई नहीं रहा, तो ये हाइपोथेटिकल बताया। 10,000 के ऊपर है लेकिन अगर 1 लाख है
तो वो जुरिडिक्शन से 2 किलोमीटर हो गया, मतलब 2 किलोमीटर तक अंदर तक एग्रीकल्चर लैंड नहीं है, अर्बन लैंड है, और 2 किलोमीटर तक बाद में वो मेरा एग्रीकल्चर लैंड हो जाएगा। फिर अगर आपका पॉपुलेशन 1 लाख से ज्यादा है लेकिन 10 लाख से कम है, तो वो हो गया 6 किलोमीटर, मतलब 6 किलोमीटर तक अंदर तक नॉट अलाउड, उसके बाहर में एग्रीकल्चर लैंड। अगर 10 लाख से ज्यादा है तो बेसिकली जितने भी सिटीज है, ऑलमोस्ट एवरी सिटी, कोलकाता वगैरह, तो हमारा लिमिट क्या है सर, 8 किलोमीटर। तो विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ केएमसी, तो ये आपको मैं याद दिला रहा हूं कि अगर आप लोगों को कोई एग्रीकल्चर लैंड लेना है या आपको एग्रीकल्चर में इन्वेस्टेड है, आप सोच रहे हो कि खेती बाड़ी वगैरह कहीं पर करके रेंट दे दे, बिकॉज रेंट भी एग्जेम्प्ट होता ना, तो अगर ये बेनिफिट लेना चाहते हैं और कोई फार्म लैंड वगैरह ऐसा कुछ सोच के रखे हैं, गांव देहात वगैरह में लेना है, तो सर सिटी का सराउंडिंग एरिया का 8 किलोमीटर के बाद में लेना, वहां पर आप फार्मिंग करो, या अपना जो लैंड है उसको आप अगर किसी और को रेंट पे देते हो फार्मिंग के लिए, तो वहां से जो इनकम आएगा वो एग्रीकल्चर इनकम में कवर हो जाएगा, अदरवाइज कवर नहीं होगा। इसको याद रखना। उन लड़कों के लिए जिनके पास पैसा है, आप बाहर पे खरीद सकते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एग्रीकल्चर वगैरह फार्मिंग में कर सकते हैं। लड़कियों के लिए भी आप भी कर सकते हैं, या फिर अपने हस्बैंड को एडवाइस दे दीजिएगा जहां पर आप जाएंगे। प्लीज नॉलेज को आगे बढ़ाइए। तो ये हमारा सर एग्रीकल्चर लैंड का डेफिनेशन कवर हो गया। आई होप आप लोग को समझ में आया, ठीक है। नाउ दिस इज द पार्ट ऑफ एग्जाम्पल नंबर 1 है, ये एक्सरसाइज हो गया सर। एक बार इसको देख लीजिएगा कितना किलोमीटर वगैरह और इनकम वगैरह में एग्जेम्प्ट है नहीं है। तो अगर बोल रहा है सर 1 किलोमीटर, शॉर्टेज एरियल डिस्टेंस हमारा क्या है, लोकल म्यूनिसिपैलिटी कंटोनमेंट बोर्ड से 1 किलोमीटर है, और इसका सर पॉपुलेशन 9000 है, ये क्या हो जाएगा, ये एग्रीकल्चर लैंड हो जाएगा इनकम में। 1.5 किलोमीटर है, पॉपुलेशन 12000 है, ये मेरा नहीं होगा, ठीक है। इसको प्लीज सॉल्व करिएगा। अगर 11 लाख है और 2 किलोमीटर के बाद में वो आपका खरीद रहा है, ये भी नहीं होगा, 10 लाख से ज्यादा है। देखिए 10,000 से ज्यादा है, 1 लाख है, तो यहाँ पर कितना था, 2 किलोमीटर, ये मेरा हो जाएगा 2 किलोमीटर के बाद में वो मेरा खरीद रहा है। 3 लाख है सर, तो 1 लाख से ज्यादा है, 10 लाख से कम है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 6 किलोमीटर रहेगा, 4 किलोमीटर तक अंदर है, ये मेरा नहीं होगा सर। फिर 10 लाख से ज्यादा है 5 किलोमीटर में, ये भी नहीं होगा। 8,000 से कम है 6 किलोमीटर में, ये मेरा हो जाएगा आराम से। ये सर 4 लाख है, मतलब 1 लाख से 10, 1 से 10 में 6 किलोमीटर, 10 से ऊपर, 10 से 1 में 2, अगर 10 से नीचे रहा इज फाइन, एग्रीकल्चर इनलैंड। 10 से 1 रहा 2 किलोमीटर, 1 से 10 रहा 6 किलोमीटर, 10 से ज्यादा रहा 8 किलोमीटर, ये याद रखना। 7 किलोमीटर रहा है सर और 4 लाख है, ये भी हो जाएगा सर, 6 से ज्यादा है। 10 लाख से ज्यादा है, 8 किलोमीटर है, अगर 8 किलोमीटर एग्जैक्ट है विच इज ऑल्सो फाइन। 15 लाख है, 9 किलोमीटर है, विच इज ऑल्सो फाइन, ठीक है। एक बार पढ़ लीजिएगा इसको भी। Would income arising from transfer of agricultural land situated in urban area be agriculture income? No. तो अर्बन लैंड से, अगर अर्बन एग्रीकल्चर लैंड से अगर करते हैं तो उसको एग्रीकल्चर इनकम नहीं बोला जाएगा और ये टैक्सेबल हो जाएगा। सपोज ए सेल्स एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली फॉर ₹10 लाख and makes a surplus of ₹8 lakh over its cost of acquisition. This surplus would not constitute agriculture income exempt under section 10(1) और ये टैक्सेबल हो जाएगा, बिकॉज दिल्ली कहाँ पर है सर, सिटी एरिया में, राइट, उसके अंदर में अगर वो ले रहा है तो एग्रीकल्चर लैंड है ही नहीं है, वो एग्रीकल्चर ऑपरेशन होगा ही नहीं, जबरदस्ती कर रहा है। एग्जाम्पल ऑफ एग्रीकल्चर इनकम एंड नॉन एग्रीकल्चर इनकम, तो एक बार ये एग्जाम्पल को प्लीज रीड कर लीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आप लोग से पूछ सकता है नेम एनी 5 इनकम विच आर कंसिडर्ड एज एग्रीकल्चर इनकम, नॉट एग्रीकल्चर इनकम, तो ये आप लोग को रीड करना है, पढ़ना है। नाउ तो ये हमारा सा थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये हमारा जो थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग था एग्रीकल्चर ऑपरेशन के लेके, दैट वी हैव कवर्ड। नाउ अब अपने को एग्रीकल्चर इनकम का कंप्यूटेशन करना है कि सपोज अगर आपका टोटल इनकम था, जो अपने लोग कर चुके थे, रिमेंबर एग्रीकल्चर का कैसे निकालते हैं, अब अपने को समझना है कि टोटल इनकम है, उसमें अगर एग्रीकल्चर इनकम भी इंक्लूड है तो फिर हम लोग उसको कैसे कंप्यूट करेंगे, कैसे उसका एग्रीकल्चर इनकम अपने लोग टोटल टैक्स लायबिलिटी कैसे कंप्यूट करके निकालेंगे, ठीक है। तो ये अपने को करना है सर। इससे पहले मैं, चलिए एक एग्जांपल लेके पहले मैं कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ।
एक एग्जाम्पल लेते हैं, फिर आप लोगों को हम समझाएंगे। ठीक है? अगर मेरा है टोटल इनकम जो है ना सर, वो सपोज 8 लाख रुपए, ठीक है। चलिए इस पे मान लीजिए, तो ये मेरा तो ये सर मेरा एग्रीकल्चर में आप लोग पढ़ेंगे। टोटल इनकम, ठीक है। अब इसमें से बोल रहा है कि एग्रीकल्चर इनकम इंक्लूड है, एग्रीकल्चर इनकम इंक्लूड है सपोज 2 लाख रुपए, 2,40,000 रुपये का सपोज एग्रीकल्चर इनकम, ठीक है। आपको निकालना है टैक्स लायबिलिटी, कितना का मेरा टैक्स लायबिलिटी, ठीक है। तो मैं पहले आप लोगों को दिमाग से लेके चलता हूँ नॉर्मली क्या होता है। नॉर्मली आप लोग जो सोच रहे हैं, आप लोग ये सोच रहे हैं कि भाई ये तो 2,40,000 रुपये एग्जेम्प्ट है, राइट। तो टोटल इनकम आप लोग का आ गया, टोटल इनकम 8 लाख रुपया। इसे एग्रीकल्चर इनकम जो है वो आपका आ रहा है 2,40,000 रुपये, विच इज एग्जेम्प्ट, राइट, विच इज एग्जेम्प्ट, इट इज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10(1), राइट। तो लेस करके कितना आ गया, लेस करके आ गया सर 5,60,000 रुपये। 5,60,000 रुपया विच इज वॉट टैक्सेबल, 5,60,000 रुपया ये मेरा टैक्सेबल हो गया, है ना। अब इसके ऊपर में आप कैसे करके टैक्स निकालोगे, चलो साथ में करते हैं अपने लोग, किए ना ऐसा। टैक्स ऑन टोटल इनकम, कैसे करके टैक्स निकालोगे आप, टैक्स ऑन टोटल इनकम। तो टैक्सेबल इनकम हमारा सबसे पहले 5,60,000 रुपया, राइट। तो अप टू, शॉर्टकट भी आप कर सकते हो, मैं थोड़ा सा लॉन्ग कट ही कर रहा हूँ, कुछ बच्चे मान ली नए बार देख रहे हैं तो टैक्सेबल इनकम जो है वो मेरा 2,50,000 रुपये तक नील, है ना। नेक्स्ट 2,50,000, नेक्स्ट 2,50,000 का मतलब कहाँ से कहाँ तक, 2,50,000 से लेके 5 लाख तक, कितना लाख तक, 5 लाख तक, कितना परसेंट लगेगा, 5%। 2,50,000 का 5%, 12,500। ऑब्वियसली इसमें डिपेंड है एज वगैरह, सीनियर सिटीजन है या नहीं है, वो सब बात आएगी, सीनियर सिटीजन है या नहीं है, ठीक है। मैं देखिए अगर क्वेश्चन में नहीं बोलेगा ना तो ऑलवेज मानिएगा इंडिविजुअल लेस देन 60 ईयर्स, मतलब फर्स्ट वाला कैटेगरी, ठीक है। 60 to 80, मोर देन 80 वो नहीं मानना, ऑलवेज एज्यूम लेस देन 60 ईयर्स। तो ये मेरा 12,500 हो गया, अपने को निकालना था कितना पे, 5,60,000 पे, तो 5 लाख तो हो गया ना सर, 5 लाख तक हो गया, बाकी का बैलेंस ₹60,000 जो बच गया उसके ऊपर कितना परसेंट, 20%। सर याद है आप लोग, तो 60,000 का 20% कितना आ जाता है सर, ये भी आ गया 12,000। तो 12,000 प्लस
12,500, ये आ गया 24,500। ठीक, इनकम 5,60,000 नहीं है एक्चुअल में इनकम आपका कितना है, 8 लाख है। उसमें से एग्रीकल्चर इनकम लेस है, तो वो इनकम 5 लाख से ज्यादा है। अगर 5 लाख से कम रहता तो रिबेट होता, तो यहाँ तो सर रिबेट भी नहीं मिल पाएगा। रिबेट मिलेगा क्या, रिबेट नहीं मिल पाएगा। अच्छा, रिबेट के लिए टोटल इनकम चाहिए। टोटल इनकम का मतलब टोटल 8 लाख, 24,500 रुपया यहाँ पर आपका आया। अब इसमें से आप ऐड कर दोगे आप सेस, जो कितना परसेंट है, जो कि 4%। 24,500 का 4%, 980 प्लस 24,500 विच इज 25,400, है ना। आप लोग सोच रहे होंगे यही है, यही है भाई। टोटल इनकम जो हमारा है 8 लाख था, 2,40,000 का एग्रीकल्चर इनकम लेस कर दिया, टैक्सेबल 5,60,000 आया, और 5,60,000 के हिसाब से हमने निकाल दिया, तो हमारा आ गया 25,480 रुपये। खत्म। सर, ओ सर, खत्म नहीं हुआ सर, यही तो झमेला है। यही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि दिस हैज बीन फॉल्सली क्लेम एज एग्जेम्पशन। नहीं है एग्जेम्पशन। ये अगर इस तरह से आप लोग बनाएंगे और ये सोचेंगे ना सर, तो ये गलत है, गलत। दिस इज रॉन्ग, गलत है, ये सही नहीं है। ये कॉन्सेप्ट का अलग सिचुएशन से निकाला, ठीक है। चलिए सीखते हैं, एक्चुअल में अगर एग्रीकल्चर इनकम इंक्लूड रहेगी तो अपने लोग टैक्सेबिलिटी कैसे करेंगे। आप देखो, सबसे पहले यहां पर स्टेप में जाएंगे। स्टेप नंबर 1 पे हमारा क्या होगा ना, स्टेप नंबर 1 पे होगा, अपने को सबसे पहले टैक्स निकालना है, टैक्स ऑन टोटल इनकम। टैक्स ऑन टोटल इनकम इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर इनकम, इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर। इट मीन्स हमारे क्वेश्चन में कितना था, पूरा का पूरा 8 लाख रुपया, पूरा 8 लाख रुपया के ऊपर में टैक्स निकालना, ठीक है। तो फर्स्ट सिचुएशन के हिसाब से हमारा टैक्स किस में निकलेगा, टैक्स आप निकालोगे ऑन ₹8 लाख, पूरा 8 लाख रुपए पे निकालो, ठीक है। अब मैं यहाँ पर शॉर्टकट में जा रहा हूँ डायरेक्टली। अगर आप 8 लाख पे निकालोगे तो कैसे हो जाएगा, स्टेप नंबर 1 बताओ। अब अपने लोग ये थे ना शॉर्टकट पे, 2.5 लाख तक क्या हो जाता है सर, नील। 2.5 से लेके अगर आप 5 लाख पे जाओगे, 2.5 से लेकर आप 5 लाख पे जाओगे तब क्या होगा बताओ। 2.5 से लेके अगर आप 5 लाख पे जाओगे तो फिर कितना रहेगा, 12,500। यस, तो 12,500, तो 5 लाख तक हो गया सर। अब 5 लाख से लेके 8 लाख मतलब कितना हो गया, 3 लाख। तो बाकी का 3 लाख के ऊपर में 20%, 20% ऑफ ₹3 लाख। प्लीज ये शॉर्टकट था, जो लोग नहीं देखे हैं तो प्रीवियस वीडियो देख लीजिए। इंटू 20%, तो 60,000 प्लस 12,500, 60,000 प्लस 12,500 मतलब अगर उसका इनकम 8 लाख रुपया का है तो इसका टोटल टैक्स लायबिलिटी आ रहा है 72,500। अभी सेस वगैरह ऐड नहीं करेंगे एंड पे। नाउ स्टेप नंबर 2। अब स्टेप नंबर 2 में बोला जा रहा है कि आप टैक्स निकालोगे ऑन एग्रीकल्चर इनकम, टैक्स निकालोगे एग्रीकल्चर इनकम के हिसाब से, प्लस बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, प्लस बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। सर बहुत दिमाग वाला है ये, है ना। एग्जेम्प्ट करके भी टैक्सेबल हो रहा है, नो डाउट, बेस माइंड ऊपर में बैठे हैं। देखिए, तो इसका मतलब क्या हो गया, टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम कितना था आपका, 2,40,000 था ना।
प्लस बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 2,50,000 का है, कुछ नहीं बोलेगा, यही मानेंगे अपने लोग। और अगर सीनियर सिटीजन रहा तो 3 लाख, सुपर सीनियर रहा तो 5 लाख, वही कैटेगरी। तो टोटल इनकम जो आपका टैक्स लगेगा वो लगेगा 4,90,000। तो स्टेप नंबर 2 में सर टैक्स ऑन टोटल इनकम 4,90,000 पे निकालेंगे, कितना निकल जाएगा बताओ? 2,50,000 तक तो नील, इसके ऊपर में तो 0, और 2,40,000 के ऊपर में कितना परसेंट हो जाएगा? 5%। 5% ऑफ रुपीज 2,40,000। 2,40,000 के ऊपर में 5%, ये आ गया सर 12,000। ठीक है, ये आ गया सर 12,000 रुपये। तो स्टेप नंबर 2 हो गया। नाउ स्टेप नंबर 3 में क्या होगा ना सर, विच इज स्टेप नंबर 1 माइनस स्टेप नंबर 2। मतलब ये बोला जा रहा है, मतलब कि ये बोला जा रहा है ना कि अगर आप लोग का, मतलब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि अगर आप लोग का यहाँ पे, मतलब ये बोला जा रहा है कि अगर आप लोग का यहाँ पे स्टेप नंबर 1 है उससे माइनस कर देंगे अपने लोग स्टेप नंबर 2 पे, राइट। तो फिर कैसे अपने लोग को यहाँ पर करना होगा? तो सर स्टेप नंबर 2 के हिसाब से यहाँ पर क्या था ना, एग्रीकल्चर इनकम अगर होता और कुछ नहीं होता, सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम होता, तो आपका टैक्सेबिलिटी कितना होना चाहिए? 12,000 का। आपका टैक्सेबिलिटी होता सर 12,000 का, ठीक है। लेकिन अगर आपका एग्रीकल्चर इनकम नहीं होता तो आपका टोटल टैक्सेबिलिटी कितना आता? 72,500 रुपया। तो आपको बेनिफिट केवल 12,000 का मिलेगा, 72,500 रुपया, और माइनस कर दीजिए 12,000 रुपया। 72,500 रुपया और माइनस कर दीजिए 12,000 रुपया। ये टोटल जो आया 72,500, ये टोटल सर 60,500 रुपया आपका लायबिलिटी। नाउ अब इसमें आप ऐड करोगे सेस, क्या ऐड करोगे? सेस एट द रेट ऑफ 4%। ये आ जाएगा 2,420 प्लस 60,500, 62,920। दिस इज योर टैक्स लायबिलिटी। अब देख लो सर, यही पार्ट है। कहाँ आपका लग रहा था 25,480 और कहाँ आपका लग रहा है 62,920? कहाँ लग रहा था 25,480 और कहाँ पे लग रहा है 62,920? ह्यूज डिफरेंसेस। एग्रीकल्चर इनकम अगर एग्जेम्प्ट हो जाता वहां पे तो आपका टैक्सेबिलिटी इतना होता, अगर नहीं है तो इतना होगा। रीजन क्या है ना सर, रीजन ये है कि जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का बेनिफिट जो मिलता ना आपको, वो यहां नहीं दिया है। सिंपल स्टेप। अगर आप इसको गौर से देखोगे तो यहां पर 8 लाख से आप 2,40,000 माइनस करके 5,60,000 का आप यहां पे इनकम कर रहे हो, राइट। और फिर इसमें आप 2.5 लाख का बेनिफिट यूज कर रहे हो, राइट। फिर इसमें 2.5 लाख का बेनिफिट आप यूज करोगे तो कम हो जाएगा। तो बेसिकली क्या करना है, ये हायर साइड में आपका टैक्स को चार्ज करने के लिए यहाँ कुछ, कि अगर आपका बेसिक एग्जेम्पशन को ये नहीं दे रहा है, ये बोल रहा है कि नहीं बेसिक एग्जेम्पशन लेके अगर करेंगे तो 2,50,000 प्लस 2,40,000, तो ये 4,90,000 के ऊपर में टैक्स कितना लगता, और टोटल अगर 8 लाख था तो उसके ऊपर में टैक्स था, उसको माइनस कर देगा ये। तो एग्जेम्पशन दिया है, ऐसा नहीं कि नहीं दिया, वो गलत नहीं है, वो एग्जेम्पशन दिया है, लेकिन देने का तरीका अलग है। ना डबल मीनिंग नहीं। चलिए ठीक है सर, हो गया। चलिए, तो यही हमारा केस है सर, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3। तो सबसे पहले क्या निकालना है स्टेप नंबर 1 में, याद रखिएगा। स्टेप नंबर 1 में आपको याद रखना है टोटल इनकम के ऊपर पहले निकालना है, फिर एग्रीकल्चर इनकम प्लस बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के ऊपर में टैक्स कैलकुलेट करना है, फिर स्टेप नंबर 1 माइनस स्टेप नंबर 2 करना है। जो डिफरेंस आएगा फिर उसमें सेस वगैरह रिबेट वगैरह अगर रहा नहीं रहा तो ऐड कर देंगे, यही हमारा टैक्सेबल इनकम।
ठीक है, आई गेस आप लोग को समझ में आया सर? प्लीज़ नहीं समझ में आया तो बताना, हम लोग इसको लाइव करेंगे कुछ। जो भी डाउट है तो आप लोग प्लीज़ कॉल कर लीजिएगा, कॉल करिए सर, मैसेज करिए, व्हाट्सअप करिए, बुकाइए हमको, नहीं लगा। पढ़िए, ऐसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है स्टेप नंबर 1। यहाँ याद रखिएगा सर, एग्रीकल्चर के लिए इनकम एक्सीड 5000, अगर 5000 से कम का रहता है तो वो एग्जाम्प्ट है पूरा टोटली। एड नॉन एग्रीकल्चर इनकम विच नेट एग्रीकल्चर इनकम, मतलब टोटल इनकम। कंप्यूट टैक्स ऑन एग्रीगेट, एग्रीगेट अमाउंट का मतलब टोटल, टोटल अमाउंट के ऊपर निकालना है पहला, विच इज 8 लाख रुपया जो अपने केस में। फिर उसके बाद एड नेट एग्रीकल्चर इनकम में आपको टैक्स निकालना है, जहां नेट एग्रीकल्चर इन लिमिट के साथ में प्लस बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट ऐड कर देंगे। 2,50,000 60 ईयर्स के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए 3 लाख, और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए, चचा लोग के लिए, एक्सट्रीम चचा लोग के लिए 5 लाख रुपए, जो मोर देन 80 ईयर्स है, तो वही सेम वो, और प्लस एग्रीकल्चर लैंड का इनकम, दोनों को ऐड करके अपने लोग निकालेंगे सेकेंड स्टेप में। मतलब हमारे केस में एग्रीकल्चर था 2,40,000 और 2,50,000, टोटल निकालेंगे 4,90,000। स्टेप कैसे निकालते थे? फिर स्टेप नंबर 1 से स्टेप नंबर 2 को माइनस कर देंगे, स्टेप नंबर 1 से स्टेप नंबर 2 को माइनस कर देंगे, मतलब इससे माइनस कर देंगे, वो जो आएगा नेट अमाउंट। फिर उसमें अपने लोग सरचार्ज वगैरह था, रिबेट वगैरह 87A का, वो ऐड करेंगे, लेस करेंगे। अगर वो भी नहीं रहा तो फिर हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% निकाल देंगे, हमारा आ जाए। दिस इज द कंप्यूटेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। ये आपको इस तरह से निकालना है और इस तरह से आप लोग को बनाना है, ठीक है। एक इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन नंबर 3, इसको प्लीज कर लीजिएगा, इसको खुद से बनाइए, और ये मैट में ही बनाइएगा आप, जो आपको शीट मैंने दिया है उसी में ही बनाना है आपको, ठीक है। दिस इज द पार्ट, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और एग्रीकल्चर इनकम 4,70,000, और एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर अर्निंग एग्रीकल्चर लैंड। सिंस एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट है तो ये अलाउबल नहीं होगा, मतलब ये लेस नहीं होगा। वाह वाह वाह, दोनों मजा लीजिएगा, मतलब दोनों लेंगे। एग्रीकल्चर इनकम वो भी एग्जेम्प्ट है, और उसका जो खर्चा है उसको भी लेस करवाइएगा। हाँ भैया, दोनों नहीं, एक ही बहुत है, क्लियर है। एग्रीकल्चर इनकम है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा, अगर अगर वो टैक्सेबल हो रहा है तब उसका एक्सपेंस लेस हो जाएगा। लेकिन एग्रीकल्चर इनकम अगर एग्जेम्प्ट है, कोई इनकम एग्जेम्प्ट रहता है ना, तो उसका एक्सपेंस लेस नहीं होता है, उसको डेड लॉस बोलते हैं। तो ये हमारा सा 2,80,000, 2,50,000 और प्लस 4,80,000, मतलब टोटल इनकम अगर आप जोड़ोगे कितना हो गया, जोड़ो 2,80,000, 2,50,000 प्लस 4,80,000, टोटल इनकम सा 10,10,000 है, टोटल इनकम सा 10,10,000 है, ठीक है। अब वो टैक्स एलिजिबिलिटी निकालना, अगर उसका 45 ईयर्स रहा और 70 ईयर्स रहा, तो अपने लोग अगर ए वाला करते हैं 45 ईयर्स, मैं बस एक ऐसे ही कर रहा हूँ, 45 ईयर्स, मतलब इसका लिमिट कितना रहता है, इसका लिमिट रहेगा 2,50,000। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, देखिए टोटल इनकम 10,10,000 है, तो फर्स्ट में निकालना आपको टैक्स ऑन रुपीज 10,10,000, टैक्स पे निकालना, निकालो। देखो शॉर्टकट क्या था हमारा, बोलो। 10,10,000 है ना, 30% ऑफ रुपीज 10,00,000, 10,000 का 30%, प्लस अगर आप लोग को याद होगा 1,12,500 रुपये, 2.5 से 5, 5%, 2.5 लाख के ऊपर 5%, 12,500, 5 से 10, 5 लाख, उसके ऊपर 20%, 1 लाख, 1,12,500, 1,12,500, 10 लाख के ऊपर में जो रहा 30%। समझ में आया सर? मस्त समझो, जरूरत नहीं है इतना इतना ज्यादा नहीं समझना है, कोई बात नहीं, आप शॉर्टकट करो ना, अप टू, फिर 5 से 10, फिर 10 से ऊपर सेम आएगा। तो 10,000 के ऊपर में 30% प्लस 1,12,500, इसका टोटल आ गया है सर 1,15,500, ठीक है, 1,15,500। नाउ नंबर 2, अब आपको निकालना है
टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम, तो एग्रीकल्चर इनकम कितना है 4,80,000। अच्छा लैंड इन जयपुर में, हाँ ठीक है, तो ठीक है। आप अब यहाँ पर ना वो लैंड वाला मत लेके आइएगा, जयपुर में सिटी में है कैसे होगा, एग्रीकल्चर लैंड नहीं है, यहाँ नहीं है, इसमें नहीं। अगर यहाँ बोल दिया जयपुर में तो अब जयपुर का कोई गांव का थोड़ी ना नाम लेगा, जयपुर का मतलब जयपुर का बाहर में, ठीक है। तो टैक्स ऑन 4,80,000 प्लस कितना हो जाएगा 2,50,000। टैक्स कितना पे निकालना है चेक करो, 4,80,000 प्लस 2,50,000 7,30,000 के ऊपर में सेकेंड वाला टैक्स, 7,30,000 के ऊपर निकालो, 2,50,000 तक तो लेस है, और फिर 5 से 2.5 लाख के ऊपर 12,500, तो 5 के ऊपर में बचा 2,30,000, 2,30,000 के ऊपर में 20% हो गया, और वहां पे 2.5 से 5 के ऊपर में 5%, तो यहाँ पे 12,500। 30 के ऊपर में 20%, 40,000 प्लस 12,500, ये आ गया सर 58,500, ठीक है। अब क्या करना है, माइनस करना है 1,15,500। प्लीज ऐसे नहीं बनाइएगा जैसे मैंने लिखा है, पूरा स्टेप वगैरह लिख के अच्छे से, माइनस 58,500। टैक्स में प्रोविजन है सर, प्रोविजन जितनी अच्छे से लिखिएगा, जितना बढ़िया से उसको सजा के लिखिएगा, और जितना ज़्यादा लिखिएगा उतना ज़्यादा नंबर है। आई गॉट आई गेस 95 या फिर 91 ऐसे कुछ आया था मेरा टैक्स में ग्रेजुएशन पे। सीए पे भी जब मैंने किया था उसको, तो टैक्स में ऑलवेज एग्जेम्पशन था। इस पैशन, तो ये आ गया सर 57,000। रिबेट तो नहीं मिलेगा सर, 10 लाख के ऊपर है, सरचार्ज भी नहीं लगेगा बिकॉज 50 लाख से नीचे है। तो 4th नंबर में क्या करना है सर, इसमें ऐड कर देना है सेस एट रेट ऑफ हाउ मच 4%, 4% निकालें 2,002 प्लस 57,000 आ गया 59,000 मेरा टैक्सेबल टैक्स लायबिलिटी 59,280। नहीं देख लीजिएगा सर, क्या नाउ दिस इज द सम, ये है सर, ये अपने लोग कर लिए, तो नंबर 2 वाला बना लीजिएगा, बी वाला आप लोग कर लीजिएगा। और यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज मैंने दिया है, ये एक्सरसाइज आप लोग को सॉल्व करना है, एक्सरसाइज 1 2 3 4 5, ठीक है। प्लीज एक्सरसाइज बनाइएगा, मैं असाइनमेंट दूंगा ऐप में, मैं ऐप में ये वाला असाइनमेंट दूंगा एक्सरसाइज 1 to 5 तक का, उसका मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दे दूंगा इसका लेके, और वो असाइनमेंट आपको मुझे सेंड करना है विद इन दी नेक्स्ट क्लासेस। तो जब नेक्स्ट क्लासेस होगा, मोस्ट प्रोबेबली हमारा नेक्स्ट क्लास कब है, अब ट्यूसडे, राइट, तो नेक्स्ट ट्यूसडे तक का वो असाइनमेंट आपको मुझे ऐप में देना है। आप होमवर्क करोगे, बनाओगे, फोटो लोगे, फोटो करके उसको पीडीएफ में बना के मुझे ऐप में ही असाइनमेंट सेंड करोगे, एंड आई विल वैलिडेट एंड चेक दैट। ये आपको ईच एंड एवरी वन को करना है, ठीक है। ये जैसे ही आपका मैं वीडियो अपलोड करूंगा, मैं वो असाइनमेंट भी डाल दूंगा, तो आपको वो करना है। थैंक यू सो मच, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और कोई भी डाउट वगैरह के लिए बेझिझक मुझे कॉल करिएगा, सुबह 10 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक का, उसके बाद हम कॉल नहीं उठाएंगे, यहाँ के रहेंगे तो उठा लेंगे, कॉल नहीं उठाएंगे, व्हाट्सएप में आप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ नाइस डे, शब्बा खैर, अच्छे से रहो, स्वस्थ रहो, बाहर निकलो मास्क लगा के निकलो, और ध्यान रखो अपना और अपने घर वालों का। जितना जल्दी हो सर वैक्सीन ले लो, उसके बाद आना क्लास में।